हेलो दोस्तों, आर के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार इस कोर्स से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज भारत के भूगोल के ऊपर ये है आपकी चौथी वीडियो। 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है, जिसमें 2 में हम लोगों ने भारत की भौगोलिक अवस्थिति को समझा था, तीसरे में हम लोगों ने भारत की भूगर्भिक संरचना को समझा था, और आज हम लोग इस चौथी वीडियो में भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसमें हम लोग थोड़ा सा हिमालय के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि इस निःशुल्क प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश विशेष के पूरे सिलेबस को कवर कर लिया गया है। 9 वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देखिए और लगातार मेरे साथ साथ अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से करते चलिए। बाद बाकी आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, और उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही जो उत्तर प्रदेश विशेष की 9 क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप वहां से जाके उन सारी वीडियोस को भी देख लीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़े प्रश्नों की मात्रा उत्तर प्रदेश विशेष से इस एग्जाम में देखने को मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम लोग बिना किसी देर करते हुए भारत के भू आकृतिक प्रदेश, हम लोग भूगर्भिक प्रदेशों में क्या, भूगर्भिक संरचना में क्या कर रहे थे, जो भारत के जमीन के अंदर की चट्टान हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और भू आकृतिक में हम लोग क्या करेंगे, जो भारत की भूमि है उसके ऊपर कौन कौन सी आकृतियां हैं, कौन कौन सी संरचनाएं हैं, उनके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो जिस तरीके से भारत की भू आकृतियां हैं उसके हिसाब से भारत को कुल 6 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि छठवां कौन सा है। वो थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसे बहुत बार क्या नोट्स वगैरह में समाहित नहीं किया जाता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये आपके सामने भारत का मैप है, और आप ऐसा नहीं है कि इस मैप को आप पहली बार देख रहे हैं, आपने भारत का मैप बहुत बार देखा होगा। बाद बाकी भारत की जो भू आकृति है आप उससे भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, ठीक है। कैसे, देखो, जब आप भारत के उत्तर में बिल्कुल जाते हो तब आप सभी को पता है कि वहाँ पर पहाड़ हैं। क्या हैं? पहाड़ हैं, पर्वत हैं। तो जो भारत का जो ये वाला जो उत्तरी क्षेत्र है ये पूरी तरीके से पहाड़ी है, और यह क्या है, ये है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। तो एक तो हो गया ये क्या, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। हम लोग उत्तर से स्टार्ट कर रहे हैं, सबके दिमाग में होगा। उसके बाद जब आप इस हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के नीचे आते हैं तब आपको मैदानी क्षेत्र मिलता है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये मैदानी क्षेत्र है। और ये क्या है, ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। तो ये हो गया जो आपको ब्राउन दिख रहा है, ये तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश हो गया, ठीक है। और जो ये ग्रीन वाला पार्ट हिमालय के दक्षिण में दिख रहा है, ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उसके बाद जब आप इस उत्तर भारत के विशाल मैदान के नीचे ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये है प्रायद्वीप का पठार, ठीक है। क्या है, प्रायद्वीप का पठार। उसके बाद देखो, ये जो एक चीज दिख रही है, चलो इसको बाद ही में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद देखो, प्रायद्वीपीय पठार के बाद ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो ये छूटा हुआ है समुद्र तट से लगा हुआ, तो ये तटीय मैदान है जो कि समुद्र तट से लगा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन, ठीक है। और ये हो गए द्वीप समूह आपके, ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो रह रहा है, और आपको शायद पता हो ये क्या है, ये मरुस्थल है, जैसे कि आप थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, और ये राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के साथ में अवस्थित है। तो जो भारत का भू आकृतिक प्रदेश है, या फिर भारत का जो भू आकृतिक विभाजन है, वो मुख्यतः 5 आकृतियों में किया गया है, ठीक है। बाद बाकी अगर हम लोग इस मरुस्थलीय क्षेत्र को भी ले लें, यानी कि इस रेगिस्तानी क्षेत्र को, तो ये हो जाता है 6 भागों में। दोबारा से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो उत्तर भारत का
क्षेत्र है ये फिर पूरी तरीके से जो उत्तर में स्थित है, ये है आपका हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। उसके नीचे ये जो है ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया क्या, प्रायद्वीपीय पठार। और उसके बाद जो ये साइड में आपको ये दिख रहा है ये हो गया तटीय मैदान। ये जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दिख रहे हैं ये हो गए द्वीप समूह। और ये हो गया थार मरुस्थल या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र। तो ये हो गए भारत के 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजन। और इस वीडियो में यानी कि भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जितनी भी ये स्थलाकृतियाँ हैं, हिमालय या फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान हो, प्रायद्वीपीय पठार हो, तटीय मैदान हो, या फिर भारत के द्वीप समूह हो, या फिर ये थार का रेगिस्तान हो, इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन हम भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिमालय के पर्वतीय प्रदेश से या फिर हिमालय से। तो सबसे पहले हिमालय को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर इस हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय बहुत ही विशाल पर्वत है और आखिर इतने बड़े पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रक्रिया से हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों को जान लेना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हिमालय है उसकी जो उत्पत्ति है वो हुई थी सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, बहुत से महाकल्प होते हैं, युग होते हैं, काल होते हैं, लेकिन आपको उनके संदर्भ में बहुत डिटेल में नहीं जाना है। बस आप इतना यहाँ पर याद रखिए कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, उसके बाद 2 भूगर्भ शास्त्री भी हैं, एक है कोबर जो कि जर्मनी के हैं और एक है हैरी हेस। इन लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ सिद्धांत भी दिए हैं, जैसे कि कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया है। ठीक है, उसके बाद हैरी हेस ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया है जो कि हिमालय के निर्माण या फिर उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ठीक है, इनके नाम आप लोग याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था, तो कोबर ने। और कोबर कहाँ के हैं, ये जर्मनी के थे। बाद बाकी हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था हैरी हेस ने। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बाद बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि हिमालय की उत्पत्ति सेनोजोइक महाकल्प में हुई थी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो मैंने कल की वीडियो में जब हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़ रहे थे तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो पृथ्वी है वो विभिन्न प्लेटों पर स्थित है। ठीक है, भूगर्भिक प्लेट हैं जो कि लगातार चलायमान है। तो जो भारत है वो इंडियन प्लेट पर स्थित है और जो यूरोप वाला जो आप पार्ट देखते हैं, यूरोप और उधर की तरफ जो एशिया है ऊपर रूस की तरफ, तो वो है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लेटें गतिशील हैं यानी कि लगातार गति करती रहती हैं। तो जो ये अपनी इंडियन प्लेट है ये कुछ उत्तर पूर्व की तरफ गति कर रही है, यानी कि ये उधर की तरफ बह रही है। अब देखो ये गति ऐसा नहीं है कि बहुत तेज होती हो जो आप इसको पकड़ लेंगे या फिर कुछ ही घंटों में ये हो जाती हो बहुत आगे पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। सालों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं तब ये लगभग 1 या 1.5 फीट या फिर 1 या 1.5 मीटर आगे बढ़ती हैं। तो इसी तरीके से जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और जो यूरेशियन प्लेट है वो कुछ इस तरीके से, यानी कि कहाँ पर, अपने उत्तर या फिर इसको कह लें उत्तर पश्चिम की तरफ ये प्रवाहित हो रही है। तो अब देखिए ये इस तरीके से प्लेट बढ़ रही है इधर की तरफ। ठीक है, ये इधर की तरफ बढ़ रही है। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें हो रहा है टकराव, जिसे कि आप भूगोल की भाषा में अभिसरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, भूगोल की क्या हर एक विषय की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से इस तरीके से टकरा रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पानी वाला क्षेत्र था उसे क्या कहते थे, टैथिस सागर। ठीक है, अब इस क्या था कि इस टैथिस सागर में काफ़ी मलबा होगा क्योंकि नदियाँ बहती हैं, तो
और नदियाँ जब सागर में गिरती हैं तो बहुत सारा मलबा अवसाद उसमें जमा करती हैं। तो इस टेथिस सागर में बहुत सारा अवसाद था। तो जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराई तो बीच वाला क्षेत्र जो उसमें मलबा था वो इस तरीके से दबा और ऊपर उठ गया, और वही जो उठा हुआ पार्ट है वो हिमालय पर्वत है। ठीक है, और इसीलिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप लगातार सुनते रहते होंगे कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार बढ़ती रहती है। उसका कारण ये है कि ये जो अभिसरण की प्रक्रिया है इंडियन और यूरेशियन प्लेट के मध्य, यानी कि जो टकराव की प्रक्रिया है, अभिसरण मतलब टकराव, ये अभी भी चल रही है। यानी कि इंडियन प्लेट अभी भी इधर की ओर गति कर रही है, ये इधर की ओर गति कर रही है, तो ये लगातार आपस में घर्षण हो रही है या फिर इनमें टकराव की प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए जो मलबा है वो लगातार भिजता चला जा रहा है और हिमालय लगातार ऊंचा होता चला जा रहा है। और आपने एक चीज और सुनी होगी कि जो ये हिमालय वाला क्षेत्र है ये भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। तो जब ये अभिसरण की प्रक्रिया होती है तो बहुत हलचल होती है उस एरिया में, और इसी की वजह से हिमालय वाले क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि हिमालय भूकंप की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है। बाद बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, इसीलिए हिमालय पर्वत लगातार ऊंचा होता चला जा रहा है। बाद बाकी इंडियन प्लेट टकरा रही है, और कहाँ से टकरा रही है? यूरेशियन प्लेट से। तो जो दो प्लेटों के टकराने के बाद और जो वहाँ पर टेथिस सागर है उसके मलबे से जो ये इस तरीके से अपना हिमालय पर्वत बन रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या? बलित पर्वत। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत, यानी कि मोड़दार पर्वत। ठीक है, हिमालय कैसा है? बलित पर्वत यानी कि मोड़दार पर्वत। जब दो चीज़ों के ऐसे भींचने से जब कोई संरचना ऊपर उठती है तो उसे बलित पर्वत का नाम दिया जाता है। तो बाद बाकी आपने सारी चीज़ें समझ ली। हिमालय की उत्पत्ति सेनोजोइक महाकल्प में, हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में कूबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया जो कि जर्मनी के थे। हैरी हेस ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया, और ये इस तरीके से निर्माण की बात भी हम लोगों ने कर ली। बाद बाकी जिस स्थान पर आज हिमालय है उस स्थान पर तब टेथिस सागर पाया जाता था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जिस स्थान पर आज हिमालय है उस स्थान पर पहले क्या था या फिर कौन सा सागर था? तो आपका उत्तर होगा टेथिस सागर। बाद बाकी हिमालय भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील क्यों है ये भी हमने जान लिया। बाद बाकी हिमालय की ऊंचाई लगातार क्यों बढ़ रही है, इन सारी चीज़ों पर भी हमने चर्चा कर ली। उसके बाद देखो, ये तो मैंने बता ही दिया, ये एक मोड़दार बलित पर्वत है, कैसे है वो भी आपने जान लिया। बाद बाकी हम लोग हिमालय की लंबाई की बात करें तो ये कुल 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, जब हम लोग कुछ इस तरीके से इसकी लंबाई को देखें अगर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये कुल 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, बाद बाकी हिमालय के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब अगर हम लोग हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी की बात करें, ये अगर जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये नंगा पर्वत है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और जो सबसे इसकी पूर्वी चोटी है वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे कि नामचा बरवा के नाम से जानते हैं। तो हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, नंगा पर्वत। और सबसे पूर्वी चोटी ये आपकी है अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। बाद बाकी देखो, आप लोगों के पास बहुत से लोगों ने नोट्स तो ऑर्डर कर ही लिए हैं, तो जब मैं क्लास ये आपकी ले रहा हूँ तो उस समय आप नोट्स को सामने रख के बैठा करिए। तो नोट्स आपके पास हार्ड कॉपी में ऑलरेडी हैं, बाद बाकी जो चीज़ें उसमें नहीं है आप वहाँ पर तुरंत कैसे भी करके थोड़ी सी जगह बना के वहाँ पे चीज़ों को मेंशन कर लिया करिए।
और लगातार क्लास को देखते रहिए। एक दो बार रिपीट मोड में अगर आप क्लास को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और फैक्ट सारे रट जाएंगे बहुत ही आसानी से। अब देखो जो हिमालय है वो आपको पता होना चाहिए कि भारत में तो कुछ इस तरीके से है, बाद बाकी ये अपने मोड़ पर, जैसे ये वाला जो मोड़ है तो वो कुछ इस तरीके से मुड़ गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐसा है और फिर ये ऐसा हो गया है। तो इसी मोड़ को पाकिस्तान में, यानी कि हिमालय के इस दक्षिणवर्ती मोड़ को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, पाकिस्तान में कहते हैं सुलेमान पर्वत, ठीक है। यहाँ पर मैप में आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो सुलेमान श्रेणी जो दिख रही है ये हिमालय का ही भाग है, इसका ही दक्षिणवर्ती मोड़ है। बाद बाकी थोड़ा सा आप जब इसको अफगानिस्तान में देखेंगे तो अफगानिस्तान में हिमालय के दक्षिणवर्ती मोड़ को हिंदकुश पर्वत कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। एक तो पाकिस्तान में हिमालय के दक्षिणवर्ती मोड़ को क्या कहा जाता है, सुलेमान पर्वत, क्या कहा जाता है, सुलेमान पर्वत, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। हिमालय अपने छोरों पर दक्षिण की तरफ मुड़ गया है, जैसा कि मैंने आपको मैप में मेंशन करके दिखाया इस तरीके से, और पाकिस्तान में इस दक्षिणवर्ती मोड़ को सुलेमान पर्वत कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। और अफगानिस्तान में इसे हिंदकुश पर्वत कहते हैं। तो पाकिस्तान में दक्षिणवर्ती मोड़ को सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में दक्षिणवर्ती मोड़ को हिंदकुश पर्वत कहते हैं। बाद बाकी शायद एक चीज यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन हिमालय के ऊपर जो ये पामीर ग्रंथि से एक पामीर का पठार है, उधर एक चीन की तरफ एक श्रेणी निकलती है जिसे कुल्लुन श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि कुल्लुन श्रेणी कहाँ पर है, तो ये चीन में है, ठीक है। बाद बाकी दक्षिणवर्ती मोड़ आपने देख ही लिया, तो ये हम लोगों ने पश्चिम की तरफ देखा। अब देख लेते हैं कि पूर्व की तरफ हिमालय के दक्षिणवर्ती मोड़ को क्या कहा जाता है। तो पूर्वी भाग में हिमालय के हम दक्षिणवर्ती मोड़ को देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ इनको कहा जाता है, बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हिमालय का दक्षिणवर्ती मोड़ हैं, ठीक है। उसके बाद नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम के नाम से इनको जाना जाता है। तो मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ सबको याद हो गया, ठीक है। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ सबको याद हो जाएगा, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ सबको याद हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम। बहुत बार पटकोई बूम के संदर्भ में प्रश्न बन चुका है। आपको याद रखना है कि पहली बात तो यही, इसकी लोकेशन को याद रखना है कि पटकोई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह पूर्व में हिमालय का दक्षिणवर्ती विस्तार है। बाद बाकी देखो ये तो भारत की बात हो गई, फिर ये जो हिमालय का दक्षिणवर्ती विस्तार है ये और नीचे तक चला गया है, और कहाँ तक चला गया है, म्यांमार तक, ठीक है। कहाँ तक चला गया है, म्यांमार तक, और म्यांमार में इसे अराकान योमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब पूरा हम लोग एक बार देख लें इसको फिर से। देखो दक्षिणवर्ती मोड़ को पाकिस्तान में सुलेमान, अफगानिस्तान में हिंदकुश, उसके बाद भारत में देखें तो मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम। बाद बाकी म्यांमार में इसे अराकान योमा के नाम से जानते हैं, और एक पामीर की पठार से कुल्लुन श्रेणी निकलती है, ये चीन में है, ठीक है। अच्छा, इसका हिमालय से कोई मतलब नहीं है, आप इसको हिमालय से रिलेट मत करना, बस ये मैप में मुझे लिखी हुई दिखी तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कुल्लुन श्रेणी की अवस्थिति के संदर्भ में प्रश्न बन चुका है और यह पामीर ग्रंथि से निकलती है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। चीज़ें सामने पड़ गई इसीलिए आपको बता दिया। अब देखो आगे बढ़े, तो जो ये हिमालय आपको इतना विशाल दिख रहा है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो आती होगी कि इतना अगर ये विशाल हिमालय है तो भारत की जलवायु पर कहीं ना कहीं तो ये अपना प्रभाव छोड़ता होगा। अच्छा, सबसे पहले अभी तो खैर हम लोग भारत की जलवायु को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता दूं कि भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। अब आप समझो कि उष्णकटिबंध किस क्षेत्र को कहते हैं, तो ये ग्लोब है,
ग्लोब पर ऐसी रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको क्या कहते हैं, सबको पता होना चाहिए, इसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये मैंने एक 0 डिग्री अक्षांश को इस ग्लोब पर ड्रॉ कर दिया। और मैंने जब कर्क रेखा पढ़ाई थी तब एक चीज बताई थी कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, ठीक है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, ये कर्क और ये मकर। अब देखो, जो कर्क और ये मकर रेखा के बीच वाला जो ये क्षेत्र होता है इसे ही उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। और फिर जो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और ध्रुव पे जो होता है ये 66.5 डिग्री तक होता है, 66.5 के बाद 90 तक बिल्कुल शीत कटिबंध। यहाँ पर शीत उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और फिर शीत, ऐसे करके ये पूरे ग्लोब पर बटा हुआ होता है क्षेत्र। तो भारत को जब आप देखेंगे तो जो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। तो भारत का जो उत्तर वाला क्षेत्र होना चाहिए वो शीतोष्ण कटिबंध में होना चाहिए, लेकिन भारत की जलवायु कैसी है, पूरी वो है उष्ण कटिबंधीय है। तो ये कैसे हो गया, ये हुआ है हिमालय की वजह से। ठीक है, कैसे, आपने ये चीज़ें देखी ली बहुत अच्छी तरीके से। बाद बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो में उसको ले लूँगा। तो अब देखो, ये जो भारत शीत कटिबंध में ना होकर, जो भारत का कर्क रेखा का उत्तर वाला भाग है शीत कटिबंध में ना होकर भारत पूरी तरीके से उष्ण कटिबंध में है। किस तरीके से, अब देखो, जो ये हिमालय आपको इतना विशाल दिख रहा है तो ये एक काम करता है। ये क्या करता है, जो यहाँ पर जैसे आपको पता ही होगा उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये रूस वाला जो पार्ट है, यहाँ पर साइबेरिया एक बहुत ही बड़ा शीत मरुस्थल है जहाँ पर कि बहुत ठंडी पवनें जहाँ से बहती हैं। तो ये इतना जो ऊंचा विशाल हिमालय आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भारत में जो शीत पवनें हैं जो कि साइबेरिया से चलती हैं उनको भारत में आने से रोकता है। इसीलिए ये पूरे भारत को शीतोष्ण कटिबंध में ना पहुंचाकर इसकी जलवायु को उष्ण कटिबंध में ही रखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये हिमालय है ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे जब आप मानसून पढ़ेंगे तो इस तरीके से मानसूनी पवनें चलती हैं जो कि हिमालय से टकराकर संपूर्ण उत्तर भारत में वर्षा करती हैं। ठीक है, तो भारत का जो हिमालय पर्वत है वो भारत की जलवायु पर दो तरीके से प्रभाव छोड़ता है। कैसे, एक तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोककर देश की जलवायु को उष्ण कटिबंध में ही बनाए रखता है। दूसरा, जो मानसूनी पवनें हैं ये हिमालय से टकराकर भारत में वर्षा करती हैं। तो इस तरीके से भारत की जलवायु में हिमालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बाद बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं सारी, कि अधिकांश हिस्सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, लेकिन हिमालय शीतकाल में साइबेरिया से आने वाली शीत हवाओं को भारत में आने से रोकता है। यही कारण है कि भारत की जलवायु उपोष्ण या फिर उष्ण कटिबंधीय है। बाद बाकी हिमालय ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा कराता है। तो वही दोनों बातें जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं तो हिमालय का विभाजन देखते हैं, क्योंकि हिमालय सिर्फ एक सिंगल पर्वत नहीं है, ये विभिन्न श्रेणियों में बटा हुआ है। तो 4 श्रेणियों में ये बटा हुआ है। कौन कौन सी, ट्रांस हिमालय जिसे कि पार हिमालय नाम से भी जानते हैं, बृहद हिमालय जिसे कि आंतरिक हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय जिसे कि मध्य हिमालय भी कहा जाता है, और शिवालिक जिसे कि वाह हिमालय भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैप में थोड़ा सा हम लोग देखें, चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो ये जो आपको ABC दिख रहा है ऐसे करके, ये जो पूरा हिमालय है इसको ही ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ये लिखा हुआ है तो ये वाली जो श्रेणी है ये बृहद हिमालय है जिसे कि आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद देखो ये क्या है, जो बीच में
F वाली जो है वो है लघु हिमालय, जिसे कि मध्य हिमालय कहा जाता है, और ये है शिवालिक, जो कि हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये विभाजन कैसे हुआ, ठीक है, या फिर हिमालय अलग अलग श्रेणियों में क्यों पाया जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में टकराव की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो एक एक करके ये श्रेणियां वहां पर खड़ी हो रही हैं या फिर इनकी उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, ठीक है। तो ये बात हो गई हिमालय के विभाजन की। तो आपने देख ही लिया ट्रांस हिमालय, ये वाला पूरा पार्ट, उसके बाद बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक। बाद बाकी इनको थोड़ा सा उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी लगा लीजिए, बहुत बार पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम व्यवस्थित कीजिए या फिर दक्षिण से उत्तर का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर बृहद, फिर लघु, फिर शिवालिक, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग बात करेंगे आज ट्रांस हिमालय की, जिसे कि पार हिमालय भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो यही, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है, और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिमालय की किस श्रेणी को पार हिमालय कहा जाता है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। देखो जो मुख्य हिमालय है वो इन तीन श्रेणियों को माना जाता है, बृहद, लघु और शिवालिक। बाद बाकी ये जो ट्रांस हिमालय है तो ये इन तीनों श्रेणियों से पहले ही निर्मित हो चुका था, यानी कि इसकी उत्पत्ति इन तीनों श्रेणियों से पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए कहा जाता है कि इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। बाद बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रांस हिमालय है ये भारत में तो चलो ये लद्दाख वाले क्षेत्र में है, बाद बाकी ये कुछ ऐसे करके फैला हुआ है, ठीक है, इधर की तरफ। और ये क्या है आगे, ये है तिब्बत, जिस पर कि चीन ने कब्जा किया हुआ है। तो जो ये ट्रांस हिमालय है इसका अधिकांश भाग आपको कहाँ दिख रहा है, तिब्बत वाले क्षेत्र में, इसी कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय का ज़्यादातर भाग तिब्बत में होने के कारण इस ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। बाद बाकी देखो ये जो ट्रांस हिमालय है इस पर क्या है कि इस पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर साल भर बर्फ जमी रहती है, बर्फ कभी पिघलती ही नहीं है, तो यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं उगती हैं। आप सभी को पता होगा जहाँ पर कि बहुत बर्फ हमेशा ही जमी रहती है तो वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, उसे बोलते हैं क्या, शीत मरुस्थल। और ये भारत में कहाँ होगा फिर, ये होगा लद्दाख में ठीक है। तो जो ये ट्रांस हिमालय है इस पर साल भर बर्फ जमी रहती है, इसीलिए यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। ये शीत मरुस्थल, जैसे गर्म मरुस्थल होते हैं बालू वाले, और जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है तो उन्हें शीत मरुस्थल, और जो बालू वाले जो क्या बोलते हैं, गर्म मरुस्थल होते हैं उन्हें उष्ण मरुस्थल बोलते हैं। बाद बाकी ये जो हिमालय वाला मरुस्थल होगा जो लद्दाख में स्थित है इसे शीत मरुस्थल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो ट्रांस हिमालय है इस पर 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, इनको थोड़ा सा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से लगा के ही देखना, इसीलिए मैंने इस तरीके का मैप भी लिया है। तो ये है काराकोरम, ठीक है, और ये है कौन सी, लद्दाख, और ये है जास्कर। तो इस ट्रांस हिमालय पर ये 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। एक बार इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम फिर से देख लीजिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। और ये जो तीनों श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, भारत के किस राज्य में, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पाई जाती हैं। अच्छा, जो लोग नोट्स के साथ में पढ़ रहे हैं शायद यहाँ पर जम्मू कश्मीर लिखा हुआ होगा, तो आप लोग अभी इसका करेक्शन कर लीजिए कि जो ये ट्रांस हिमालय की तीनों चोटियां हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये लद्दाख राज्य में यानी कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती हैं। काराकोरम भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा है मैप में, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है। तो ये काराकोरम जो है वो भारत की
सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। अच्छा, इसी काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत। जो ये आपको दिख रहा है यही इसी श्रेणी का यहाँ पर ऐसे करके विस्तार हुआ है और इसी को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा। तो ये काराकोरम श्रेणी का ही तिब्बत में विस्तार है। बाद बाकी एक फैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो काराकोरम श्रेणी है इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़। किसको? काराकोरम श्रेणी को। बाद बाकी ये भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसी का विस्तार तिब्बत में कैलाश पर्वत है। और इन तीनों को आपको ये जरूर देख लेना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब देखो, काराकोरम श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर K2 स्थित है, ठीक है, जिसे कि आप गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। काराकोरम श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे कि गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, पाई जाती है। और ये जो K2 है ये कहाँ पर है? ये है पाक अधिकृत कश्मीर में, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा रखा है वहीं पर ये गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 पर्वत चोटी स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बाद बाकी बहुत बार आप देखते होंगे कि विकल्प में K2 ना देके एक चोटी मिलती है कंचनजंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर विकल्प में कहीं K2 नहीं दिया गया है और कंचनजंगा दिया गया है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। और कंचनजंगा पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में। बाद बाकी ये जो K2 है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद देखो, काराकोरम श्रेणी पर कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। ग्लेशियर मतलब हिमनद। तो कौन कौन से हिमनद हैं इनको थोड़ा सा देख लो। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बालतोरा, ठीक है, ये 4 महत्वपूर्ण हिमनद यानी कि ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं। तो कौन कौन? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बालतोरा। उसके बाद आपको एक फैक्ट याद रखना है यहाँ से कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इन ग्लेशियर्स में सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित ग्लेशियर में सबसे बड़ा कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बालतोरा में से सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। बाद बाकी K2 के बारे में आपने देख ही लिया। अब देखो यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय की चोटी है ये वाली लद्दाख, ठीक है, लद्दाख श्रेणी पर ही एक चोटी है। कौन? राका पोसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पर एक राका पोसी चोटी है जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। यानी कि चोटी कुछ ऐसी होगी, जैसे चोटियाँ ऐसी होती हैं, ठीक है। तो इसका ढाल थोड़ा सा मंद दिख रहा है आपको। तो जो ये राका पोसी चोटी है ये कुछ ऐसी चोटी होगी और इसका ढाल होगा वो बहुत तीव्र होगा। तो दुनिया की जो सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, पहले तो आपको याद रखना है वो राका पोसी चोटी है, जो कि ट्रांस हिमालय की लद्दाख श्रेणी पर अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद जो सिंधु नदी है, अभी हम लोग भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जो सिंधु नदी है वो इस लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में बहती है या फिर प्रवाहित होती है। बाद बाकी जो लेह है वो सिंधु के दाएं तट पर स्थित है। तो जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्रवाहित होती है। और जो लेह है वो इस सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। बाद बाकी जो सिंधु नदी है वो लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटती है। यहाँ पर एक बुंजी नामक स्थान है, तो लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी काटकर भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण कौन करती है? सिंधु नदी। कहाँ पर? लद्दाख श्रेणी को काटकर बुंजी नामक स्थान पर, ठीक है। तो ये सारी बात सिंधु नदी के संदर्भ में भी हम लोगों ने देख ली कि ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। ले इसके दाएं तट पर स्थित है। बाद बाकी यह सिंधु नदी
लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। बाद बाकी राकापोसी चोटी लद्दाख श्रेणी पर स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो इस तरीके से ये ट्रांस हिमालय पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे की वीडियो में हम लोग बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे करके ये जितने भी भारत के भू आकृतिक प्रदेश हैं, चाहे वो उत्तर भारत का मैदान हो, प्रायद्वीपीय पठार हो, तटीय मैदान हो, भारत के द्वीप समूह हो, या फिर ये थार का रेगिस्तान हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके चीज़ों को कवर करते चलेंगे। बाद बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आगे मैं इनको बंद कर दूंगा। अब ये जो सिलसिला मैंने स्टार्ट किया है ये लगातार चलता रहेगा, और जब तक एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, चाहे वो दिसंबर लास्ट में हो या फिर जनवरी के फर्स्ट या फिर मिड जनवरी में हो, तब तक लगभग पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आप लोग लगातार जुड़े रहें, और एक अनुरोध और है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाद बाकी जो भी अभ्यर्थी कहीं भी फीस देने में सक्षम नहीं है, आप उन तक इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाइए, ताकि मेरी भी मेहनत थोड़ी सी सफल हो सके और उन अभ्यर्थियों को भी उनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी सकारात्मक हो सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं भारतीय भूगोल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।